हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का बीएसएससी सेट का डिस्कशन चल रहा है। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और आप लोग उसे देखे भी हों। अब आगे जो है हम इसका अगला पार्ट जीके जीएस का पार्ट 2 उसका डिस्कशन चलेगा। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर किए हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। अब हम क्या करेंगे, और भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, हर टॉपिक पर लाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह से काम करते रहें। ओके, थैंक यू। देखिए, अब पहला जो है आज का जो डिस्कशन का पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो पहला बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, है ना। 1909 के मार्लियामेंट अधिनियम से, ठीक है। मार्लियामेंटो सुधार भी इस अधिनियम को मार्लियामेंटो का सुधार भी बोलते थे और 1909 का भारत शासन परिषद, है ना, भारत परिषद अधिनियम भी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो था, इसके तहत क्या हुआ था, पहली बार अलग से सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का क्या किया गया था, गठन किया गया था और अलग से हिंदू और मुसलमानों को क्या किया गया था, इसमें बंटवारा कर दिया गया था। और यही जो है राजेंद्र प्रसाद ने इसे ही कहा था, है ना, मिंटो को ही कहा था कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा मिंटो को कहा गया कि भारत का विभाजन का मुख्य जिम्मेदार यदि कोई है तो कौन है? कौन है? मिंटो, है ना। आइए आराम से जाइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 1919 भारत शासन पर, इसके तहत क्या हुआ? 1919 के तहत भारत शासन जो परिषद जो 1919 का अधिनियम है उसके तहत हुआ था, पहली बार प्रांतों में द्वैत, है ना, द्वैत शासन लागू किया गया था। और इसी के तहत क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद का जो सदन था वो द्विसदनीय हुआ था, ठीक है। तो केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुआ था और प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। अगला जब अब देखते हैं इसी के साथ अगला जो था 1935 का जो शासन अधिनियम है उसमें क्या हुआ था, केंद्र से, है ना, प्रांत से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतों की स्वायत्तता लागू की गई थी 1935 के शासन अधिनियम के तहत। 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही आगे 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, 1937 में आपका भारत से म्यांमार अलग हो गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम का बहुत सारा ऐसा पॉइंट है, चलिए आइए बैठ जाइए। भारत शासन जो अधिनियम है 1935 का, उसके तहत क्या हुआ, भारत संघ का निर्माण का रखा गया था प्रस्ताव, लेकिन उसके तहत भारत संघ का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन भारत संघ का मंजूरी रखा गया था। इसी के तहत, हाँ, इसी के तहत भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद जो जोड़े गए थे, इसी का परिणाम है। मैक्सिमम लगभग कहा जाता है कि 200 से 250 अनुच्छेद जो हैं लगातार कॉपी पेस्ट कर लिए गए थे, किसका? 1935 के शासन अधिनियम का। तो इस तरह से 1935 का शासन अधिनियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं 2 नंबर, संविधान की विशेषता और उनके स्रोत में कौन सा सही है? अब करा विधि का शासन, तो विधि का शासन हमें कहाँ से मिला था? हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया था, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव की पद्धति है वो हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था। आयरलैंड से और हमने क्या लिया? हाँ, सबसे पॉपुलर सवाल है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। इसके बाद सदनों की संयुक्त बैठक जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया। संविधान की भाषा हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। संविधान का विचार हमने कहाँ से लिया था? अमेरिका के संविधान से, है ना, अमेरिका के सिद्धांत से लिया था, यूएसए के सिद्धांत से लिया था। अमेरिका से हमने और क्या लिया? हमने मूल अधिकार लिया। हमने क्या लिया? मूल अधिकार लिया। हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया, ठीक है। तो इस तरह से अब कौन बच गया है? फ्रांस, है ना। अब समानता और बंधुता का जो हमने लिया है हमने संविधान में अपना, वो कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की क्रांति से लिए, ठीक है। इसके बाद रूस से किसका क्या लिए हम लोग? मूल कर्तव्य लिए। क्या लिए? मूल कर्तव्य। हमने 3 प्रकार के न्याय लिए। हमने क्या लिया? न्याय लिया, ठीक है। इसके बाद अब
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी। 3 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति पर अब कह रहा है कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है और उसके बारे में दिया कि कौन सा अनुच्छेद क्या है, मिलान करना है। तो पहला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 61, 61, अनुच्छेद 61। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या होगा? अनुच्छेद 72, 72 है ना, 72। ठीक है। देखिए अब इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बताएंगे अभी। ठीक है। भारत का महान्यायवादी क्या है? 76 है ना, 76, अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद संसद का सत्र 17वां तथा है ना भंग करना। संसद को कैसे भंग करना है? संसद का सत्र कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इसका 17वां होता है, इसकी अवधि समाप्त होने पर कैसे होता है समाप्त, इसके बारे में हमको कौन सा अनुच्छेद में पता चलता है? अनुच्छेद 85, 85। अब देखिए 61 है ना, राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में। अब एक राष्ट्रपति का क्षमादान, दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, 61 होगा कि इसका 72 होगा। इसका सही आंसर होगा 72। अब देखिए जिसको मृत्यु दंड या किसी प्रकार का दंड मिलता है तो केवल है ना पूरा केंद्र का बात करें तो यानी भारत का बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति है। तो कौन है? राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे? दंड को माफ कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति है उनके पास। ठीक है। तो वो कौन सा है? 72, अनुच्छेद कौन सा है? 72। और इसमें 72 में एक होता है 7 और दूसरा क्या होता है? 2, यानी कोई साथ देने वाला नहीं है। तो कौन साथ देगा? राष्ट्रपति, यानी 7, 2, यानी 7 और 2। याद रहेगा जब भी बोलेगा क्षमादान की शक्ति, यानी क्षमा, जिसको दंड मिला होगा, कोई अपराधी वाला काम किया या किसी भी तरह के न्यायालय ने उसको दंड दे दिया है तो उसको माफ करने का अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। और उसमें अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? 7, 2। कौन सा? 7, 2। और 7, 2 से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72। याद हो गया आपको? ये कम से कम इस अनुच्छेद को तो आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी होगी? 60, 60 है ना, कितनी होगी? 60। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी वर्तमान में देखें तो किसका सबसे ज्यादा, किस राज्य का सबसे ज्यादा है विधानसभा की सीट? विधान है ना, उत्तर प्रदेश। कितना है? 403 है ना, 403 है। ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर देखते हैं, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 तक के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन। तो सही बात है, निर्वाचन जो आयोग है अनुच्छेद भाग 15 और अनुच्छेद जो है 324 से 329 तक वर्णन है, तो ये सही बात है। दूसरा, निर्वाचन आयोग की सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सही बात है, क्योंकि इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है ना, इसका गठन हर 5 साल पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ये 2 नंबर जो है ये भी सही होगा, यानी इसका सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं, ना कि संसद करती है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है। कौन है? कितनी है? 3 सदस्यीय। इसमें क्या, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। तो लिख लीजिए, वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितना है? 3 सदस्यीय है। इसमें 3 सदस्यीय है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। तो सही बात है ना, इसका धारण नहीं करता। इसके लिए संसद में हमें क्या करना होगा? इसके विरुद्ध क्या लाना होगा? प्रस्ताव लाना होगा, तब जाकर क्या होगा? उन्हें हटाया जा सकता है। यानी संसद और राष्ट्रपति का दोनों होना चाहिए। इन्हें कि राष्ट्रपति को जब मन चाहे वो हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन, ये भी सही है, यानी ए बी सी सही है। तो यानी हमारा डी क्या है? गलत है। और डी में क्या दिया हुआ? निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में ही जो पहले हो पद धारण करते हैं। तो ये गलत है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष और 65 वर्ष। 6 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये उत्तर इसका गलत है। ठीक है, डी वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 6 नंबर देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के से पारित विधेयक की राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111 कह रहा है संसद के दोनों सदनों से जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और इसका चर्चा जो है हमें अनुच्छेद कौन से किसमें देखने को मिलेगा? 111 में। यानी एक संसद है,
संसद में एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो संसद में 3 चीज होते हैं, इसलिए अनुच्छेद को भी 3 भाग में बांट देगा। एक पूरे भारत में एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हमें और यही तो मिलकर नियम बनाते हैं। कानून कोई भी बनाएगा तो संसद ही बनाती है। पूरे भारत के लिए कानून बनाना हो तो कौन बनाएगी? संसद बनाती है। तो संसद एक है, पूरे भारत में एक संसद, एक राष्ट्रपति और एक लोकसभा। तो अनुच्छेद भी हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। आइए आराम से ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद आपको ये याद हो गया। उधर 72 वाला भी याद हो गया होगा। 72 में है ना, क्या था? 7(2). कौन साथ देगा? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देगा। और यहाँ यदि हमको नियम कानून बनाना है, कोई प्रस्ताव पारित होता है तो संसद ही करती है। और संसद के कितने अंग? 3। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें एक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला, इसमें कुछ अन्य अनुच्छेद भी, इसको भी थोड़ा सा आपको ज्ञान चाहिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसमें जो है मुख्य जो 2 को आपको ध्यान में रखना है, ये 109 है, अनुच्छेद 109। उसका क्या होता है? धन विधेयक का क्या संबंध में कुछ विशेष प्रस्ताव दिया गया है। तो लिखिए, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109, अनुच्छेद 9 के बगल में लिखिएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और धन विधेयक का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 110, ठीक है। अभिक विधेयक 117 है ना, ठीक, 117। कहाँ ध्यान रहता है। चलो आगे बढ़ो। 106 भी लिखना है तो लिख लीजिए। संसद है ना, संसद का वेतन, सांसद का वेतन और आरक्षण है ना, उनका ये भत्ता वगैरह जो है, वेतन भत्ता वगैरह जो है ना, वेतन भत्ता, संसद का वेतन और भत्ता जो है हो गया, ठीक है। रहने दो वेतन और भत्ता, ठीक है। आगे 7 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या क्या सही है संसदीय समिति के तहत। तो सबसे पहले समझते हैं संसदीय समिति होता क्या। देखिए, संसदीय समिति होता वो है कि संसद क्या है, अपने कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह की समिति का गठन करती है। और वही समिति वो अलग अलग सबको अपना एक विशेष काम दे दिया जाता है और वो अपना विशेष कार्य को करती है, ठीक है। तो यही होता है संसदीय समिति, ठीक है। कुछ होती है अस्थायी समिति, जो कुछ अस्थायी होता है। कुछ का गठन हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष किया जाता है और कुछ अस्थायी रूप से कार्य करते रहती है, ठीक है। तो अब संसदीय समिति में क्या काम है? तो संसदीय समिति में वैसे लोग होंगे जो मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं, या जिन्हें मंत्री का पद नहीं दिया जाता है, वैसे लोगों को ही, वैसे सांसदों को ही क्या दिया जाता है? संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या इसका सही आंसर होगा। यह समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सही बात है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, तो ये गलत बात है। ये सालों भर कार्यरत रहती है। कुछ लोग सालों भर काम करती है और कुछ हमेशा कार्यरत रहती है। जब है ना, जब संसद का पूरा कार्यकाल खत्म होता है तब वो क्या होती है? भंग होती है, संसद के ना कार्यकाल के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, तो सही बात है, दैनिक कार्य में भी भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हो गया सही, यानी इसका सही आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि असत्य है, ठीक है। आगे 8 नंबर का रहा। अब अनुसूची से आया। अब अनुसूची में क्या क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और उससे संबंधित जो उसका जो भी विवरण है, राज्य की सूची है, उसमें राज्य का दिया हुआ पूरा लिस्ट दिया हुआ है। राज्य के बारे में 28 को राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उसका क्षेत्रफल, उसका विस्तार क्या क्या है, सब चीज उसमें दिया हुआ है अनुसूची में। दूसरा में आपका क्या है? वेतन और भत्ता, है ना, वेतन और भत्ता दिया हुआ है। जो समझा ना, जो अधिकारी हैं, कुछ वैसे अधिकारी पदाधिकारी हैं, उसके क्या है? वेतन वगैरह भत्ता दिए हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता किसमें है? उनका अलग से वेतन भत्ता है, उनका वो अनुच्छेद ही है ना, अलग अनुच्छेद है, ठीक है। ये इसमें उनका नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 में हो गया वेतन भत्ता, ऑप्शन 3 नंबर में चलते हैं। अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में क्या है? शपथ, है ना। जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, है ना, अधिकारी हैं, उनका क्या है दिया हुआ? उसमें बड़े बड़े जो पद है भारत में, जो संविधान के पद है, उसका क्या दिया हुआ उसमें? शपथ,
अब अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया हुआ है कि राज्यसभा में कितने, कौन से राज्य में क्या कितने सीट होंगे, उसका आवंटन दिया हुआ है। 5 अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, अनुसूची 5 में जो है आपको अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया हुआ है कि उसका प्रशासन कैसे होगा, ये इसके बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, ये 4 जो राज्य है ना, उस 4 राज्यों का क्या दिया हुआ है, उसका प्रशासन, वहाँ अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उस अनुसूचित क्षेत्रों का क्या दिया हुआ, प्रशासन के बारे में दिया हुआ कि कैसे वहाँ प्रशासन और प्रबंधन करना है, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 4 राज्य के बारे में दिया हुआ है। कौन सा, अनुसूची 6 में, ये 4 राज्य आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला और अनुसूची जो 7 में, अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में क्या दिया हुआ है, सूची है ना, 3 सूचियों के बारे में दिया हुआ है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संबंधित सूची। और अनुसूची 8 में क्या दिया हुआ है, भाषा, क्या दिया हुआ, भाषा। फिर अनुसूची 9 में क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे विशेष जो है भूमि संबंधी जो आते हैं, भूमि संबंधी जो विवाद है ना, वो आया था अनुसूची 9। और पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, है ना, 1951 में। ठीक है, पहला अनुसूची है ना, जो 9वां अनुसूची था, ये संविधान संशोधन करके संविधान में पहला संशोधन के तहत क्या आया था, ये 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची में क्या है, दल बदल, है ना, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान था वो कौन सा अनुसूची में है, 10वां। और 11वां में क्या है, 11 में ग्राम पंचायत और 12 में क्या है, नगर पंचायत। यानी पहला है ना, 11 में हो गया ग्राम पंचायत यानी पंचायतों के बारे में, और 12 में जो होगा शहरी के। तो इस तरह से आपके वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। कितनी है, 12। और जब मूल संविधान में लागू किया गया था कितनी अनुसूची थी, 8। कितनी थी, 8। इस तरह से आपका टोटल 12 का 12 अनुसूची हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज, संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया गया है, 108, है ना। तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 108 जो है, तो हमारे संसद की कितना संसद कितना भारत में, 1, है ना। या जिसका बिल्डिंग पहले, अभी तो वर्तमान में अब तो थोड़ा सा त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन पहले का जो संसद का था वो क्या था, वो तो ये हो गया। हमारे भारत में एक क्या है, संसद है, और ये कैसा है, गोलाकार है। और इसमें कितने सदन हैं, 2 सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। और क्या बन गया हमारा, 108। इसलिए संसद की जो संयुक्त बैठक होगी वो, उसका अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 108 याद हो जाएगा। अनुच्छेद 108 याद हो गया। यानी आज हम आप लोग को है ना 2-3 अनुच्छेद का ट्रिक बताएं, आप लोग के दिमाग में तो बैठ ही गया होगा वो चीज। अब देखिए, कहता है जब दोनों सदन का बैठक एक ही जगह हो, यानी संयुक्त बैठक हो, तो ऐसे समय में कौन अध्यक्षता करेगा इसका, इस बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा इस सभा का। तो इस ऐसे समय में हमें कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करना चाहिए। तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो, तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहने पर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो तब फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तब कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और यदि राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तब संयुक्त अधिवेशन में देखना है कि कौन सबसे है ना वरिष्ठ जो है ना वरिष्ठ सदस्य हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो 4 स्टेप में याद रखना है। पहला लोकसभा का अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर वो भी नहीं है तब फिर राज्यसभा का उपसभापति, और उसके बाद कौन आएंगे, वरिष्ठ सदस्य। यदि वो भी नहीं है तीनों तो फिर वरिष्ठ सदस्य। अब इसमें वरिष्ठ सदस्य जब आ ही जाएगा तो फिर खत्म हो गया ऑप्शन है। यदि वो भी नहीं है तो वो भी नहीं है कैसे होगा, एगो तो कोई ना कोई वरिष्ठ तो होगा ही उसमें। ठीक है, तो उसको बैठा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इस तरह से अब सवाल मन में ये भी उठेगा। चलिए आप लोग का एक डाउट भी क्लियर कर देते हैं। आप लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर आखिरकार हम उपसभापति को लिए राज्यसभा से, सभापति को क्यों नहीं लिए। तो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, और वो जनप्रतिनिधि नहीं है। उनका चुनाव जनता ने नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए उनको है ना उनको ना बैठाकर किन्हें बैठाया जाता है, उपसभापति को बैठाया जाता है, जो कि जनप्रतिनिधि के रूप में एक सांसद के रूप में जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे अगला जो है, तो ये हमारा सवाल जो 9 नंबर था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब देखिए 3 प्रकार की जो होती है ना, एक कौन कौन सा, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्राक ऐतिहासिक। यानी इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक,
दूसरा आदि ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक को 3 पार्टों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक में वैसे विवरणों को पढ़ेंगे, वैसे ऐतिहासिक बातों को पढ़ेंगे जिसमें हमें लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। हमने वहाँ का इतिहास, हमने पुरातात्विक संबंधना चीजों से पढ़ना, उससे हमने क्या किया, ग्रहण किया। हमने देखा कुछ वैसे अवशेष मिल गए, पुरातात्विक अवशेष मिल गए, जिससे जैसे कुछ उस समय का पत्थर, कुछ गुफा है ना, उस समय का चित्रकारी किया हुआ, या बहुत सारे उस समय का सामान जो मिल गया, उससे हमने इतिहास का पता लगाया। तो वैसे इतिहास को हमने बोला प्राक इतिहास, यानी पाषाण काल वैसा हो जाएगा। पाषाण काल तो प्राक इतिहास में चला जाएगा। आदि ऐतिहासिक, अब हम उस वैसे इतिहास को हम लेंगे जिसमें पढ़ने लिखने का साक्ष्य है, लेकिन हमने नहीं जान पाया कि वो उसमें क्या अभी तक लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा था, उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। तो ऐसी सभ्यता में क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि समकक्ष थी। ऐसी स्थिति में और क्या हो जाएगा, वैदिक है ना, वैदिक सभ्यता का क्या हो जाएगा, कौन सा, ऋग वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे ऐतिहासिक की ओर। तो ऐतिहासिक में आपने देखा बहुत सारी पुस्तकों का विवरण मिला है। आप देखें कलहन का राजतरंगिणी है ना, फिर बहुत सारा, फिर आप देखेंगे इनका चाणक्य का कौन सा, अर्थशास्त्र, बहुत सारे पुस्तक फिर आपको मिलेंगे जो कि आपको ऐतिहासिक वर्णन करता है। तो आप इसमें क्या हो जाएगा, वैसे युग को आप क्या किस में डाल सकते हैं, ऐतिहासिक युग में या ऐतिहासिक है ना घटना में डाल सकते हैं। इस तरह से आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता कैसी है, कैसा होगा, आदि ऐतिहासिक होगा। ठीक है, अगला 11 नंबर देखते हैं। कह रहा है कुछ नदियां हैं, वैदिक काल की कुछ नदियां हैं, उस समय उसका नाम था और अभी में वर्तमान समय में क्या नाम है उसको देखते हैं। तो कह रहा है कुंभा या कुंभा, कुंभा का वर्तमान में नाम क्या है, काबुल। क्या है, काबुल। अगला है परुष्णी, परुष्णी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, रावी। परुष्णी को क्या बोलते हैं, रावी। और एक है सदानीरा, सदानीरा को क्या बोलते हैं, गंडक। सदानीरा को क्या बोलते हैं, गंडक। और सतुद्री को क्या बोलते हैं, सतलज। हाँ, और ये सभी जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक 5 नदियां जो हैं पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है ना, कहाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट में है ना। अब मिठानकोट कहाँ पड़ता है, पंजाब में। जहाँ 5 नदियां आकर मिलती हैं उसे बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब। एक पंजाब अपना भारत में और दूसरा पंजाब पाकिस्तान में। उसी पंजाब को बांट दिया गया है ना, एक हो गया पाकिस्तान में और एक हो गया कहाँ, भारत में। और पाकिस्तान के पंजाब में जाकर क्या मिलती है, ये 5 नदियां जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये सभी जाकर सिंधु में मिलती हैं। और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती हैं, कहाँ, अरब सागर में। कहाँ, अरब सागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ में एवं उनके रचनाकार, अब कुछ बौद्ध ग्रंथ लिखा हुआ है और उनके रचनाकार दिए हुए हैं। तो मिलिंद पन्नो का रचनाकार कौन होगा, नागसेन है ना, नागसेन। इसमें मिलिंद पन्नो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न है ना, प्रश्न। मिलिंद एक राजा था, कश्मीर के आसपास में उसने शासन किया था, वही राजा क्या है, मिलिंद है ना। इसे क्या बोलते हैं, मिलिंद पन्नो। इस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्नो। इसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। क्या होते हैं, मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, अब है माध्यमिक कारिका, ये नागार्जुन का लिखा हुआ है। और नागार्जुन को शून्यवाद का क्या बोला जाता है, प्रवर्तक, यानी शून्यवाद सिद्धांत, बौद्ध धर्म का शून्यवाद सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष है ना, ये सभी को क्या हो गए ना, किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, अगला अभिधम कोश। अभिधम कोश की रचना किया था वसुबंधु ने। किसने किया था, वसुबंधु ने। और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, विशुद्धि मग। विशुद्धि मग का जो रचनाकार है वो कौन है, बुद्ध घोष है। कौन है, बुद्ध घोष, अश्वघोष नहीं है। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र। कौन सी पुस्तक लिखा था, बुद्ध चरित्र। ठीक है, चलिए अश्वघोष की पुस्तक लिख लीजिएगा, उसमें डैश देके बुद्ध चरित्र। और ये जो विशुद्धि मग है, विशुद्धि मग किसका हो जाएगा, बुद्ध घोष का। किसका हो जाएगा, बुद्ध घोष का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए 13 नंबर देखते हैं। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी है ना, जियाउद्दीन बर्नी। एक्चुअली क्या है, जियाउद्दीन बर्नी जो अपना जो लेख लिखा है ना, जो पुस्तकें लिखी है, उसमें उसने अपना वर्णन किया है कि ये जो बाजार प्रणाली है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्योंकि उस समय बहुत सारे हिंदू जो होते थे, हिंदू व्यापारी थे, वो क्या करते थे, कम तोलते थे। तो आप सुने होंगे, आपको जब हम पढ़ाए थे मेडिएवल, तो उसमें आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा भी सिद्धांत लागू किया था, यदि कोई कम तोलेगा तो जितना कम तोलेगा उतना उसका शरीर का मांस क्या किया जाएगा, काट के निकाल दिया जाएगा। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत सख्त किया था। ठीक है, और उसने हिंदुओं को सजा देने के लिए, क्योंकि वो अधिकांश हिंदू व्यापारी थे,
और हिंदू व्यापारी क्या करते थे, कम वहां पर उसका कहना था कि वो कम तोलते थे या सामान खराब दे देते थे या मूल्य ज्यादा बढ़ा कर लेते थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या लाना पड़ा, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ? बंगाल का सिपाही विद्रोह। ये उस समय का है जब बक्सर का युद्ध हो रहा था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो हेक्टर मुनरो से, है ना, हेक्टर मुनरो जो था उस समय हुआ क्या था, मीर कासिम के सेना ये क्या है ना, क्या था, मुनरो, है ना, हेक्टर मुनरो जो था उसकी सेना का कुछ सिपाही जो था विद्रोह करके मीर कासिम की सेना में जाकर मिल गया। आपको याद होगा कि मीर कासिम कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब, और उसके साथ अवध का नवाब जुड़ गया। उसके साथ जो मुगल सम्राट है कौन जुड़ गए थे? शाह आलम द्वितीय जुड़ गए थे। वो दोनों तीनों ने अपना त्रिकोणीय जो अपना बना लिया टीम बनाकर, और क्या किया था, किसके साथ लड़ाई करना शुरू किया? अंग्रेजों के साथ। लेकिन तीनों का संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हरा दिया। हेनरी जो मुक्टर है ना, जो था, है ना, मुनरो जो था, उसने क्या किया, उसका सेना उस समय जो चली गई थी किसके पक्ष में? मीर कासिम के पक्ष में। उसे भी उसने क्या किया? धोखे से मरवा दिया। ठीक है, तो वो अब क्योंकि वो चला गया था, समझ गया था इसने, है ना, इसका जो चाल था समझ गया था। मीर कासिम के पहले कौन था? मीर जाफर था, है ना। मीर जाफर के कौन था? मीर कासिम के पहले था। उसी को फिर से क्या कर दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया। तो इस एक सवाल और पूछता है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, है ना। बहुत लोग मीर कासिम कर लेते हैं। मीर कासिम उस समय तो युद्धरत था, और जो वो 1763 में उसने बंगाल छोड़ दिया था। जब उसने 1763 में बंगाल छोड़ दिया और उसको हटा दिया था, पदस्थ कर दिया, तो उसके बाद फिर से किसको बना दिया नवाब? मीर जाफर को। किसको बना दिया? मीर जाफर को। मीर जाफर का दामाद था कौन? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंगाल का सिपाही विद्रोह। इसका लिख लीजिएगा डेट 1764। बक्सर का युद्ध हुआ था ना 1764 में। ठीक है, हाँ, कोल विद्रोह लिखिए 1831-32, और कच्छ का विद्रोह लिख लीजिए 1819-31। 1819 लिख लीजिए, कच्छ का विद्रोह 1819, कच्छ का विद्रोह 1819 1890, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, 1806, है ना, 1806। कोल विद्रोह 1831-32, कच्छ 1819। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह के समय, है ना, उस समय जो यहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट था, है ना, जो बंगाल का गवर्नर था यहाँ का, भारत का, वो कौन था? बार्लो। कौन था? बार्लो। याद कीजिए, हम जब आपको पढ़ा रहे थे उस समय गवर्नर जनरल और वाइसराय वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? किसने? टेलर और आउटरम ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, टेलर और आउटरम ने। अब देखो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। लॉरेंस ने कहा पूर्णतः सिपाही विद्रोह। लिखिए, ये सब देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका आगे बन सकता है। पूर्णतः सिपाही विद्रोह। रीज ने क्या कहा था? रीज ने कहा था ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह है। ईसाई धर्म का विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह। कौन कहा था? रीज ने। ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह। और अगला जो है टी.आर. होम्स ने कहा, टी.आर. होम्स, ऑप्शन नंबर सी ने क्या कहा था? यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है, या लड़ाई है। ठीक है, ठीक है, सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कौन सा था? किसने कहा था? होम्स। हाँ, टी.आर. होम्स। याद कीजिए, जो सभ्य रहेगा वो घर में रहेगा, और जो असभ्य रहेगा वो बाहर में। लेकिन यहाँ ऐसे देखे तो वैसे तो ब्रिटिश लोग हो जाता है सभ्य, लेकिन उन लोग हम लोग को कहा था सभ्य, है कि नहीं? बर्बर तो वो था। ठीक है, सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। ठीक है, अच्छा, 1857 को स्वतंत्रता का प्रतीक या भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने, है ना। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या बोला था? भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1857 का जो इतिहासकार है
है ना, वो कौन थे? सरकारी इतिहासकार कौन थे? हाँ नहीं, S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। लिखिए 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, S.N. सेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इनकी पुस्तक थी 1815, है ना, 1857 और पब्लिश कब हुआ? 1957। ठीक है, हाँ 1857 है और पब्लिश कब हो रहा है? 1957। चलिए आगे। अब देखिए, अभी जो हम आपको बताए थे 16 नंबर, देखिए वही सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को, है ना। जो कौन लाया था, कौन सा अधिनियम लाया था? 1909 का अधिनियम लाया था ना, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, उस समय मार्ले क्या था? भारत सचिव, है ना, मार्ले क्या था? भारत सचिव, और मिंटो जो थे यहाँ के वायसराय। ठीक है, चलिए अब देखो, कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे? M.G. रनाडे। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? 1884, बगल में लिख ले 1884, 1884। ठीक है, और इसी के बाद तो 1885 में क्या स्थापित होता है? कांग्रेस, है ना, कांग्रेस की स्थापना होती है दिसंबर 1885, यानी 28 दिसंबर 1885। ठीक है, चलिए आगे 18 नंबर देखते हैं। अच्छा, बाकी जो है ना सभी के सभी इसमें सदस्य हैं, स्थापना करने में सहयोगी थे। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। आगे 18 नंबर, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो कौन सी था? चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा कांड, है ना। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922। लिखिए बगल में 5 फरवरी 1922, ऐसे ही डेट याद होगा आप लोग को, 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 5 फरवरी को इसी घटना हो गई। उसके बाद मार्च में इन्होंने, है ना, तुरंत 12 फरवरी को उन्होंने क्या कर दिया? रोकने का आश्वासन दे दिया कि अब हम रोक देंगे, और उनको इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए, चौरी चौरा कांड को सब जानते हैं ना। क्रांतिकारियों ने क्या किया था? एक थाने को क्या किया था? उसमें पुलिस समेत क्या किया था? जला दिया था। उसमें हाँ उसमें करीब 20-22 जो था पुलिसकर्मी उसमें मारा गया था। ठीक है, चलिए इस तरह से आप चौरी चौरा कांड देख लीजिए। असहयोग आंदोलन के बारे में लिख लीजिए, वहां पर बगल लिखेंगे ना, 1920 से 22 तक चला था। ठीक है, आगे इसके बाद 19 नंबर, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर। यहाँ पर तीनों को फांसी दिया गया था, है ना, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, तीनों को फांसी दिया, तीनों का स्मारक बनाया गया है ना, तीनों का स्मारक वहां पे है। ठीक है, चलिए फिरोजपुर में, हाँ फिरोजपुर में तीनों का ही स्मारक है। यहाँ पर आपसे केवल एक पूछा है, अगला बार हो सकता है पूछ दे राजगुरु का कहाँ है, तो वहीं पर है, तीनों का, क्योंकि तीनों को साथ मिला था ना, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भिन्नता किया जाएगा, तीनों का स्मारक बनाया गया फिरोजपुर में। ठीक है, चलिए इनको फांसी की सजा कब दिया गया था? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। ठीक है, 20 नंबर देखिए, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? शक्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा का ये था, दरभंगा का राजा था शक्र सिंह। ठीक है, शक्र सिंह दरभंगा का राजा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। हाँ, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। किसको? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ठीक है, क्लियर। अगला, अच्छा ये इसको 1857 के बाद किया गया था। ठीक है, 1857 का जब पूरा, है ना, समस्या जब हो गया था, पीला आयोग का गठन किया गया था, तभी इसमें किया गया था, पूरा सख्तता अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला, इसी में देखिएगा, जॉब चरनाक को बोला जाता है कलकत्ता शहर का संस्थापक। कलकत्ता शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चरनाक को, है ना। तो लिख लीजिए कलकत्ता शहर का संस्थापक, कलकत्ता शहर का संस्थापक कहा जाता है किसे? जॉब चरनाक को। जो विलियम टेलर है ना, विलियम टेलर उस समय
1857 की क्रांति को दबाने वाला पटना में है ना, बिहार में है ना, बिहार में किसने 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया था? तो टेलर ने। ठीक है, तो बिहार में लिख लीजिए 1857 की क्रांति का दमन या उसे दबाया है ना। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला कौन था? विलियम टेलर। ठीक है, चलिए इसके बाद जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला क्या था? महानिदेशक, प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल। लिखिए जॉन मार्शल के बारे में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का प्रथम महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का प्रथम महानिदेशक। चलिए अब 22 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो देखो काला सागर और मरमरा सागर है। तो देखो कोई भी इतना ध्यान में रखना है कि काम मरा के करेगा ना, मतलब आप मर जाइए लेकिन काम आपका छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? यदि आपका बॉस है ना, यदि आपका कोई बॉस है तो आपको काम करा के है ना, आप इतना कराएगा कि आपको अधमरा कर देगा, तो मरा के छोड़ेगा। ठीक है, एकदम पूरा समझिए। ठीक है, इस तरह से आप याद रहेगा क्या? बॉस है ना, यानी बास्फोरस जलसंधि। कौन सा? बास्फोरस जलसंधि याद रहेगा। बास्फोरस जलसंधि कैसे याद रखना है कि है ना, जो बॉस होता है वो बॉस क्या करता है? काम एकदम अधमरा हो जाइए, मर जाइए, लेकिन आप उसका काम पूरा कीजिए। अब तो काम से क्या होगा? काम क्या याद रखना है? का से काला सागर और मां से मरमरा सागर। का से काला सागर और मां से मरमरा सागर। मरमरा सागर कहाँ है? भूमध्य सागर का एक पार्ट है, लिख लीजिए बगल में। इस पर तुर्की है ना, तुर्की का पूरा अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रीय का अधिकार है मरमरा सागर पर तुर्की का। ठीक है, बगल में पाक जल डमरू मध्य देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जल डमरू मध्य है। भारत और है ना श्रीलंका के बीच है ना, सॉरी मिस्टेकली निकल गया ना, पाक आया पाकिस्तान निकल गया। ठीक है, मिस्टेकली हुआ क्या है ना, श्रीलंका और भारत के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच क्या है? पाक जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य का काम क्या होता है? दो है ना, दो क्या करना? जल वाले क्षेत्र को जोड़ना, जलीय क्षेत्र को जोड़ना और स्थलीय भाग को अलग करना। जलीय क्षेत्र को क्या करना? जोड़ना, मिलाना, और स्थलीय क्षेत्र को है ना दूर करना। जैसे भारत और श्रीलंका दो स्थलीय क्षेत्र है, इसको अलग करता है कौन? पाक जल डमरू मध्य करता है। और मिलाता किसको? बंगाल की खाड़ी को इंडियन ओशन से, यानी किसे? हिंद महासागर से मिला रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी में एक और है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि देखे हैं, ये किसको मिलाएगा? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। ठीक है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। ठीक है, अगला इसी में देखिएगा बेरिंग जल डमरू मध्य है, इसको देख लेते हैं। हाँ, किसको इसको अलग करेगा? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड कहाँ जा रहा है? चलो बेरिंग, हाँ बेरिंग है, बेरिंग। चलिए देखिए, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को मिलाएगा। लिखिए पाकिस्तान है ना, ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को मिलाएगा। लिखिए, और एशिया और अमेरिका को अलग करेगा। ठीक है, एशिया और अमेरिका को अलग करेगा, एशिया महादेश और अमेरिका महादेश। ठीक है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर, सबसे बढ़िया सवाल है 23 नंबर का। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन उल्टा होता है। तो बताइए, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में आपसे पूछते हैं सबसे छोटा दिन कब करता है? 22 दिसंबर। अरे देखिए, आप सुने नहीं है, ठंडा आता है दिन छोटा होते जाता है, सुने हैं कि नहीं? तो बस अब इतना याद रखिएगा, हम लोग तरफ जो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग सबसे पहले चाहिए, हम लोग कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और छोटा दिन हो रहा है यानी ठंडा में हो रहा है, तो ठंडा का महीना कब आता है? नवंबर दिसंबर में चलता है। तो पहला चीज तो आपका तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? नवंबर दिसंबर होना चाहिए, जनवरी वगैरह होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन में देखिए, जून दिया है, मार्च दिया, सितंबर, तो ऐसी छट गया है यानी दिसंबर वाला। तो दिसंबर में कौन सा? 22 दिसंबर। ठीक है, और छोटा है तो छोटा है तो कौन सा है? अब आपको एक हम आपको बताए भी कि आपको क्लास में जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो बताए भी थे। इसका भी ट्रिक हम आपको बताए थे कैसे। ये धरती है, ये अपना धरती है, धरती से कौन सा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा है ना, विषुवत रेखा जा रही है।
विषुवत रेखा जब जा रही है तो 0 डिग्री लाइन, और यहाँ से 23.5 पर कौन सी लाइन, 23.5 डिग्री उत्तर, कौन सा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, और यहाँ पर 23.5 यदि हम दक्षिण में जाएंगे, 23.5 दक्षिण जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, मकर, कौन सा, मकर। अब चलना कैसे आपको, यहाँ कैसे चलना है, 21, 22, 23, फिर हमको क्या चलना है, 21, ठीक है, 21, 22, 23, सॉरी यहाँ 22 है ना, 22, 21, 22, 23 और फिर 22, ऊपर चलेंगे 21, 22, 23, फिर कितना 22, चलना चाहिए 24, लेकिन फिर से हम एक बार पीछे आ जाएंगे, ठीक है। बस अब इसके बाद क्या करना है, आपको याद रखना है, जू मा सी दी, जू मासी दी, है ना, जू था, है ना, बच्चा था वो, अब बच्चा को क्या दे दी, मासी, जू दे दी। जू मतलब समझते हैं, जू का मतलब चिड़ियाघर, हाँ चिड़ियाघर। स्टोरेज, फोन का स्टोरेज खत्म। ओके, अब देखते हैं क्या था, जू मासी दी है तो जू से हो जाएगा जून, मार्च से हो जाएगा मार्च, और सी से हो जाएगा सितंबर, और दी से हो जाएगा दिसंबर, ठीक है। अब जैसे जैसे बैठा दिए, 21 जून, 22 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, हो गया जू मासी दी, है ना। तो एक बच्चा थी, है ना, बच्चा था, उसको क्या दे दी मासी, गिफ्ट में दी जू, क्या दी, जू, है ना, एक बोरा का जू दे दी उसको, है ना, एक डब्बा का भर के जू दे दी, है ना। तो ये जू से हो जाएगा जून, मार्च से हो जाएगा मार्च, है ना, और सी से सितंबर और दी से दिसंबर। अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, और 22 मार्च और 23 सितंबर को पूरा पृथ्वी पर दिन रात बराबर, दिन रात बराबर। भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, है ना। और ये हाँ, ये क्या करता है, पृथ्वी को, है ना, दो भागों में क्या करता है, बराबर बराबर विभाजित करता है। ये बीच से जाती मध्य, ये मध्य की रेखा है, मध्य का मतलब क्या है, बराबर बराबर बांटना, ठीक है। यानी 22 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर, ना उत्तरी गोलार्ध और ना दक्षिणी गोलार्ध, सब जगह क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो आप 21 जून को बड़ा दिन माना होता है, सबसे बड़ा दिन कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि बड़ा दिन हो रहा है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को, तो इसी दिन छोटा भी तो दिन होगा कहीं, तो छोटा दिन कब होगा, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। और जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, तो ठीक उसी दिन, है ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, छोटा दिन। क्लियर, कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में रहेगा। क्या दी थी बच्चा को, मासी, क्या दी थी, जू दी है, जू मासी दी, बच्चा बोला क्या, जू मासी दी, है ना। तो जून, मार्च, सितंबर और दिसंबर, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। अगला बढ़ते हैं, 24 नंबर। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत, क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। इसका सही आंसर होगा ब्लॉक पर्वत। जैसे सतपुड़ा हम लोग का क्या है, ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी का राइन जो है, राइन नदी का जो घाटी है, वहां भी ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत, जो बहुत पुराना पर्वत है उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। जैसे हम लोग का अरावली, वलित पर्वत जो नया नया पर्वत बना है उसको क्या बोलेंगे, वलित पर्वत। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सभी क्या हो जाएगा, वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। आगे 25 नंबर, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, दोमट मिट्टी क्या होगा। इसका सही आंसर है बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। यह एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है, और ये लगभग नदी के पास का ही जो क्षेत्र होता है ना, वहीं पर होता है, ठीक है। चलिए इसका हो गया बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, 25 तक हो गया। चलो 26 देखते हैं। अब देखिए कुछ पवन है और देश, जहां देश चलता है ना, ये इसको बोलते हैं स्थानीय पवन। जैसे सेंटा आना, है ना, सेंटा आना जो कहाँ चलता है, कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया के है ना, ये दक्षिणी भाग में चलता है, और जंगलों में, कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगता है ना, वो सेंटा आना के कारण लगता है। ये जो एक शुष्क हवा है, बहुत ही गर्म हवा है, ठीक है। चलिए हबू, हबू भी एक प्रकार का क्या है, गर्म हवा है, लेकिन कहाँ चलता है, सूडान में। कहाँ चलता है, सूडान। यामो, यामो भी एक प्रकार का गर्म हवा है, कहाँ चलता है, जापान में। और एक है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ठंडी हवा है, और कहाँ चलती है, फ्रांस में।
याद करो, हम आप लोग को जब पढ़ा रहे थे तो हवा वाला याद करवाए थे ट्रिक, है ना। मिस क्या पहन के आई थी? फ्राक पहन के आई थी ना। मिस क्या पहन के आई थी? फ्राक पहन के आई थी। तो मिस फ्राक पहनेगी तो मिस्ट्रल क्या हो जाएगा? फ्रांस। मिस्ट्रल फ्रांस। और मिस ठंडा होती है कि गर्म? है ना, ठंडा रहती है बेचारी, है ना। बहुत मानती है बच्चा लोग को, बहुत प्यार करती है ना। बच्चा लोग को जल्दी पीटती नहीं है ना। टीचर जो है ना, जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सर लोग रहते हैं बहुत पीटते हैं बच्चा लोग को। अब बच्चा लोग का शिकायत रहेगा बहुत कि है ना सर बहुत मारते हैं ना, लेकिन मैडम तो मैडम नहीं मारते हैं, मैडम प्यार करते हैं, है ना, दुलारते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो मिस बेचारी है ना ठंडा है, तो ठंडा वाला हो गया क्या? ठंडा हवा। ठीक है, तो याद रहेगा मिस्टर कैसी हवा है? ठंडी हवा है। और मिस कौन सी पहन के आई थी? फ्राक पहन के आई थी। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखो, याद करने के लिए, बाकी इस चीज को लेना नहीं कि कोई मिस होगी तो हम फ्राक कहाँ पहनते हैं। ठीक है, हाँ आगे, हाँ चलिए 27 नंबर, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, देश दिया है, उसकी मुद्रा दी है। तो आप इसी तरह से, आप कहते हैं सर हमको याद नहीं होता, मुद्रा नहीं याद, इसी तरह से जैसे जैसे देश आता है उसका कुछ आप देश का लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए, उसका मुद्रा लिखिए। इस तरह 2-4 वो करते करते आपको सब याद हो जाएगा। अभी आज का जो आज पूरा उसको कीजिए। जैसे बहरीन, बहरीन का राजधानी बताइए? मनामा। और मुद्रा क्या है? दिनार है। मंगोलिया, मंगोलिया का उलान बटोर, और इसकी जो मुद्रा होगी तुगरिक होगी। क्या होगी? तुगरिक। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और इसका जो है क्या होगा? इसकी मुद्रा क्या है? रिंगरिट। क्या होगी? रिंगरिट। बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, रिंगरिट किसकी मुद्रा है? मलेशिया की। इजराइल, इजराइल का जो राजधानी जेरूसलम, और इसकी मुद्रा क्या होगा? न्यू शेकल। इजराइल का मुद्रा इतना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इतना बार पूछा, इस पर 4-5 गो स्टार लगा लीजिएगा तो कम है। हाँ, न्यू शेकल है ना, न्यू शेकल। ठीक है, सेकेल बोलते हैं इसको, सेकेल। ठीक है, पढ़ते शेकल शेकल पढ़ता, लेकिन सेकेल, न्यू शेकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। अब देखिए, इधर दिया है कुछ खनिज का नाम दिया है, और इधर जो दे दिया है तरफ क्या, उसका जगह कहाँ पॉपुलर है, कहाँ से ज्यादा निकाला जाता है। खेतड़ी, खेतड़ी जो राजस्थान का खेतड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा सॉरी 28, अच्छा ठीक है 29 के बाद देख लेते हैं। खेतड़ी है ना, खेतड़ी जो है तांबा के लिए फेमस है राजस्थान का। नेवली है ना, जो नवेली है या नेवली इसको बोलते हैं, तमिलनाडु का है। ये कोयला के लिए फेमस है। कोयला में कौन सा? लिग्नाइट। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। जादूगोड़ा, ये झारखंड का पार्ट है ना, झारखंड का है, और ये यूरेनियम के लिए फेमस है ना। यूरेनियम का जो है ना, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम है ना, जादूगोड़ा का यूरेनियम जो है पूरा फेमस है, भारत में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, और बढ़िया भी किस्म का होता है। कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक का है, और ये लोहा के लिए फेमस है। कुद्रेमुख जो है ना, लोहा के लिए। और वहीं पर कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी के पास ही है ये। ठीक है, चलिए हो गया, इसका सही आंसर हो गया, क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 28 नंबर आते हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कैलाश हिमानी है ना, कैलाश सरोवर के बगल, कैलाश हिमानी के बगल में मानसरोवर है, वहीं से क्या निकलती है? सिंधु नदी। ठीक है, वहीं से बगल में सतलज नदी भी निकलती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और आपको पहले ही बता चुके, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जो पंचनद है, वो कहाँ जाकर मिलती हैं? पंजाब के मिठानकोट में, है ना। ये उसका हो चुका है इसका डिस्कशन। आगे 30 नंबर। अब देखिए, अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, जिसका सही आंसर होगा सी नंबर, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये दूसरा, ये आजीविका का उद्देश्य के लिए बनाया गया था। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो कि इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, और बाकी सभी शामिल, अन्नपूर्णा, राष्ट्रीय परिवार लाभ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्ता पेंशन, ये सभी शामिल होगा। तो 3 वो और शामिल होगा, इसको भी लिखना है तो लिख लिए। ठीक है, लिख लीजिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है, और निःशक्ता पेंशन होता है। ये सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, मोहम्मद यूनुस जो है वो कहाँ का है? बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए आगे 32 नंबर देखिएगा। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 33 नंबर देखते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा परिवार नियोजन। क्या होगा? परिवार नियोजन। अच्छा, परिवार नियोजन कौन से सूची का विषय है? केंद्रीय, संघीय या राज्य, या फिर हो जाएगा संवर्ती सूची। ठीक है, संवर्ती सूची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952।
है ना 1952। ग्रामीण विकास के लिए, गांव में शिक्षा के लिए किस तरह से हो जाए, कैसे रोजगार बढ़े, कैसे कृषि का क्षेत्र का विकास किया जाए, इसके लिए एक समन्वित है ना कार्यक्रम बनाया गया, तो उसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगला 35 नंबर, काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल के उत्पादन से ना, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से है ना, कच्चा तेल के उत्पादन से। सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। अच्छा, मत्स्य उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा? नीली क्रांति। और इसके बाद 2-3 और लिख लीजिएगा साथ में। हाँ, इसके बगल में लिख लीजिए, जैसे गुलाबी क्रांति जो होता है झींगा या प्याज से ना, झींगा से, देखिए गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। ग्रे या भूरी क्रांति जो होता है उर्वरक से, खाद से है ना। और श्वेत क्रांति दूध से। जल्दी फटाक लिखिए, श्वेत क्रांति दूध से। ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक से। भूरी या ग्रे क्रांति क्या होगा? किससे होगा? उर्वरक से, है ना। चलिए, हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध से। चलिए, बहुत बढ़िया। 36 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 111। भारत का एक आदमी है ना तीनों टाइम भूखा है। एक आदमी क्या है? हर एक टाइम भूखा है। पहला टाइम देखिएगा तो भी कुछ लोग भूखा हैं, कुछ लोग सेकंड टाइम भूखा हैं, कुछ लोग थर्ड टाइम भूखे हैं। यानी तीनों टाइम में हर ना आपको मिल जाएगा भूखा आदमी, तो क्या हो जाएगा? 111। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे, भूख आदमी को तीनों टाइम लगता है ना, हर एक आदमी को तीनों टाइम भूख लगता है, तो एक। ठीक है, चलिए। रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, डू विस्मैन। ठीक है, डू विस्मैन। आगे 38 नंबर, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? शूटिंग में। 39, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक होगा। ठीक है, सांकेतिक कर लो, सांकेतिक नहीं हुआ, सांकेतिक होगा। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। कब मनाते हैं? 23 सितंबर। अच्छा, 2 दिसंबर भी इसमें दिया हुआ, उसको लिख लीजिएगा बगल में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। और 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? डिसएबिलिटी डे। ठीक है, चलिए। हाँ, अपंगता या उसको बोलते हैं क्या, है ना। चलिए, डिसएबिलिटी, ठीक है। 40 नंबर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया था? 6.57%। 6.7% 2023-24 के लिए, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने कितना किया था? 6.7। कुछ का और है, लिख लीजिए। मूडीज है ना, मूडीज ने अपना रेटिंग दिया है 5.9। मूडीज ये भी संस्था, वित्तीय संस्था। फिच, देखिए फिच 6.3। वर्ल्ड बैंक 6.3। फिच और वर्ल्ड बैंक का क्या है? 6.3। मूडीज का कितना है? 5.9। उसका मूड ठीक नहीं है, 5.9 दिया। ठीक है, हाँ। और सबसे अच्छा मूड किसका है? संयुक्त राष्ट्र का 6.7। ठीक है, अगला 41 नंबर, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? बिहार। 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है ना, 10 लाख का सहायता राशि। ठीक है, और उसके बाद वो भी क्या है? बिल्कुल क्या, बिना ब्याज, है ना, ब्याज मुक्त है। ठीक है, 1 भी रुपया उस पर ब्याज नहीं लग रहा है, सोचिए। और आसान किस्तों में भी चुकाना है, टेंशन लेने का कोई जरूरत भी नहीं। 42 नंबर, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान किस देश का है? फिनलैंड। और भारत का स्थान बगल में लिखे, भारत का स्थान 112। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? दावोस। कहाँ किया गया? दावोस। चलिए आगे 44 नंबर देखते हैं, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान। ठीक है, चलिए आगे 45 देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। सारथी जो है, साथी पोर्टल जो है किसके द्वारा? कृषि। आगे 46, वे वान थुओंग किस देश के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, है ना, वियतनाम का हनोई, भूल गया। चलो आगे 47, सर्वाधिक वनावरण, है ना, प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हिमाचल प्रदेश सही है,
लिख लो बगल में उसका कितना है, और मध्य प्रदेश होगा। लिख लो उसका, इसका है 79.3%, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अब मिजोरम का है 84 कुछ परसेंट है ना, मिजोरम सबसे ज्यादा मिजोरम का है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार किसका होगा, अरुणाचल प्रदेश 79.3%। मेघालय का 76%, मेघालय का 76%, और मिजोरम का लिख लीजिएगा 84%। हालांकि दशमलव में भी कुछ है, हमको ध्यान नहीं कि कितना है, लेकिन 84% के लगभग है, ठीक है। चलिए 48, केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये 2030, ठीक है। अच्छा 2047 जो उसके बारे में लिख लीजिए, 2047 के बारे में ऊर्जा स्वतंत्र है ना, भारत ने अपना लक्ष्य रखा कि हम 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना, ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएंगे, भारत ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। हाँ मतलब ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब जो है, आप जो देख रहे हैं अभी जितना भी जो कार्बनिक पदार्थ जो है ना उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो इमिशन हो रहा है ना, वो इमिशन को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा इंडिया, और अपने आप पर हो जाएगा ऊर्जा। अभी दूसरे पर डिपेंडेंट है भारत, उसके बाद खुद पर डिपेंड हो जाएगा, दूसरे से हमको लाना नहीं पड़ेगा। जैसे पेट्रोलियम के अभी निर्यात अभी आयात करना पड़ता है हमको बहुत सारा, तो इसके बाद भारत क्या होगा, इतना ज़्यादा एनर्जी यहीं पर कंज्यूम कर लेगा, इतना ज़्यादा कर लेगा कि हमको दूसरे देश से मंगाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे सौर एनर्जी है, वाटर एनर्जी, बहुत तरह का अलग अलग सोर्स एनर्जी का है, हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे एनर्जी, है ना, एनर्जी का बहुत सारा सोर्स है, हम उसी को डेवलप करेंगे और उसी को अक्षय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है, सब क्या होगा, जैसे आप भूतापीय ऊर्जा जो देखते हैं, ये सब क्या है, जैसे समुद्र का लहर से जो एनर्जी प्राप्त होता है, ये सब अक्षय ऊर्जा है। इससे ना तो जिस अक्षय ऊर्जा वो है जिससे पर्यावरण को या तो नहीं नुकसान पहुंचता है या कम से कम नुकसान पहुंचता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, अभी हाइड्रोजन वाला चल रहा है ना, वो भी है, ठीक है। तो ये सभी किसमें हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा, ठीक है। चलिए जैसे अभी बायोडीजल का आप चल रहे देख रहे हैं, इथेनॉल का भी चल रहा है पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा, किसमें चल जाएगा, है ना। चलिए लेकिन इथेनॉल वगैरह से भी तो हमको CO2 का इमर्शन करना ही पड़ता है ना, इमिशन करना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पुस्तक। अब क्वेश्चन नंबर जो है 49 जो है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई, किसका पुस्तक है, रूपा पाई का। ए नंबर, सही आंसर क्या है, ए नंबर, ठीक है। 50 नंबर देखिएगा, 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कतर। 21वीं है ना, कहाँ किया जाएगा, सॉरी कहाँ किया जाएगा, कतर में किया जाएगा 2030 में, बगल में लिखे 2030। और 22वीं जो होगा वो किया जाएगा 2034 में सऊदी अरब में, वहीं में लिखिए 2034 सऊदी अरब। 22वीं। और जो अभी इसके पहले ना 21वीं के पहले जो था 20वीं, वो जापान में था, 2026 होगा। और चीन में होना था कौन, 2022 वाला, 19 वाला ना, हाँ 19वीं, चीन में, हाँ चीन 2022 वाला, ठीक है, जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ, 2026 जापान। तो इस तरह से आज का जो था 50 क्वेश्चन का डिस्कशन वो समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने का तो जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ तो आप गेन जरूर किए होंगे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से भी हम लोग क्या कर लेंगे, घड़ा भर लेंगे, ठीक है। बूंद बूंद से तो सागर भर जाता है हमारा, हम लोग का तो दिमाग घड़े है ना, पूरा धरती का ज्ञान देखें तो पूरा समुद्र है, तो हम लोग का कम से कम तो घड़ा भर तो भरेंगे ही जरूर, और घड़ा भर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे, इसके बाद जो अगला आएगा डिस्कशन उसके साथ हम लोग मिलेंगे। और अब आप लोग देखिएगा किसका, मैथ रीजनिंग का डिस्कशन होगा आपका, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं, जिनको लाभ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेहतर लगे, और लाइक कीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, हो गया।